ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्रम से लिख लीजिएगा। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मॉनिटरिंग इन ओटी। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मॉनिटरिंग इन ओटी। नेक्स्ट, understand the role of monitoring in OT. Next, learn about basic monitoring devices. Learn about basic monitoring devices. Learn about Basic monitoring devices. Next, recognize OT technician. Recognize OT टेक्नीशियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इक्विपमेंट्स को जानने के लिए कि पहला है कि अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मॉनिटरिंग इन ओटी। कैसे चीज़ों को मॉनिटर करेंगे ओटी में, इसको जानना। लर्न अबाउट बेसिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस। क्या मॉनिटरिंग डिवाइसेस बेसिक होती है ओटी में, इनके विषय में जानना। एंड रिकॉग्नाइज ओटी टेक्नीशियन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ओटी टेक्नीशियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसके विषय में जानना। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग। इसका महत्व क्या है, मॉनिटरिंग करने का महत्व क्या है। फर्स्ट, एंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी। एंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग सर्जरी। एंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी during surgery. Next, detects complications early. Detects complications early. Detects मतलब पता लगा। Detects complications, कोई जो complications अगर होने वाले हैं या हो रहे हैं उन्हें पहले से ही पता लगा लेगा। Detects complications early. Next, guides anesthetic and surgical decisions. Guides anesthetic and surgical decisions. anesthetic and surgical decisions मतलब जो एनेस्थीसिया दिया जा रहा है या कोई जो सर्जरी की जा रही है उस पे दोनों की ही चीजें मॉनिटर होने के साथ साथ क्या होता है कि उससे रिलेटेड हम कोई जो निर्णय लेने हैं वो हम देख करके इमीडिएट बेसिस पे निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इस तरीके के प्रॉपर रेगुलर मॉनिटरिंग का ऑपरेशन थिएटर। नेक्स्ट है मल्टीपैरामीटर मॉनिटर। हेडिंग मल्टीपैरा मॉनिटर। ये जब आप ओटी में काम करेंगे मल्टी पैरामीटर मतलब पैरामीटर होता है, इसको बोला मल्टी पैरामीटर जाता है। मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, क्योंकि ओटी में मल्टी पैरा मॉनिटर ही यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या डिस्प्लेस मल्टीपल वाइटल साइंस। डिस्प्लेस multiple vital signs simultaneously. multiple vital signs लीजिएगा SIGNS signs simultaneously मतलब जो vitals हैं simultaneously मतलब लगातार क्रम से आता है। जो मॉनिटर पे वाइटल्स होते हैं, पल्स है, बीपी है, टेम्परेचर है, सैचुरेशन है, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। तो इसके बेसिस पे हम असेसमेंट कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे कि अगला स्टेप हमको क्या प्लान करना है। अगर कोई गिरावट हो रही है तो हमको उस हिसाब से अगला स्टेप पता रहेगा कि हमको ये करना है, और अगर बढ़ रही है तो और घट रही है तो दोनों ही कंडीशन में उसके हिसाब से सारा चीज़ प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर्स हार्ट रेट कॉमा बीपी कॉमा SpO2 कॉमा ECG कॉमा टेम्परेचर, ये चारों चीजें इसमें मेंशन होती हैं। सर SpO2 सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है SpO2 भी दो तरीके से जैसे हम मेंशन कर सकते हैं। एक तो हम पेरिफेरी से पल्स ऑक्सीमीटर जैसे लगाते हैं तो उसकी फाइंडिंग्स जो है मॉनिटर में मिलती है हमको, तो वो आपका एक तरीके से एक्सटर्नल पेरिफेरल हो गया आपका बाहर के हिस्से से। एक हम कभी जब जरूरत पड़ता है तो हम फिर आर्टीरियल लाइन डाल करके उसके थ्रू भी बाकी चीज़ें असेस करते हैं। ठीक है, तो वो लेकिन जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जिसमें मेजर सर्जरीज होती हैं हार्ट की या थोरेसिक सर्जरी, उन चीज़ों में हम उन चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन या उस तरीके का असेसमेंट करते हैं। अदरवाइज किसी से पेरिफेरल SpO2 से ही काम हो जाता है।
नेक्स्ट सेंट्रल हब फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग, सेंट्रल हब HUB हब फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग। तो जो पेशेंट को हम मॉनिटर करते हैं, तो अगर मल्टीपैरा मॉनिटर लगा हुआ है तो हम उससे सारी चीज़ों का असेसमेंट लगभग सेंट्रल हब फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग इसलिए कहा जाता है। इसको सेंट्रल हब इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही मॉनिटर पे सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ECG मॉनिटर। ECG मॉनिटर, जो ECG मशीन होती है उससे हम ECG का फाइंडिंग्स निकालते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो स्ट्रिक्ट निकलती है जिसमें ECG छप के आता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ठीक है, ग्राफी, कार्डियोग्राफी, ठीक है, इसमें लिख लीजिए। रिकॉर्ड्स हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, रिकॉर्ड्स हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट डिटेक्ट्स एरिथमियाज, डिटेक्ट्स एरिथमियाज, एरिथमिया की स्पेलिंग मेंशन कर रहा हूँ, ARRHYT। सर ये पूरा फिर से अच्छा फिर से, रिकॉर्ड्स हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये पहला पॉइंट। रिकॉर्ड्स हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दूसरा पॉइंट डिटेक्ट्स, डिटेक्ट्स मतलब पता लगाना है, डिटेक्ट्स एरिथमियाज, ARRHYTHMIAS, arrhythmias and ischemia, ischemia, इस्कीमिया बोलते हैं। एरिथमिया मैं समझा दे रहा हूँ। एरिथमिया क्या होता है, जैसे जो हमारी जो हार्ट की रिदम होती है जनरली वो साइनस रिदम होती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं साइनस रिदम। मतलब जो ECG है, हार्ट का आपका पल्सेशन है, वो कंटिन्यूअस एक साइमल्टेनियस मैनर में QRS कॉम्प्लेक्स P वेव फिर QRS कॉम्प्लेक्स P वेव फिर QRS कंटिन्यूअस साइमल्टेनियसली ये चलता रहता है, और एक स्पेसिफिक रिदम ऑलरेडी नेचुरल वेव में होती है, दैट्स कॉल्ड साइनस रिदम। लेकिन जब ये रिदम कभी भी किन्हीं कारणों से, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल इम्बैलेंस हो, या किसी भी बॉडी की माल फंक्शनिंग हो, या कोई आपका मेटाबॉलिक कोई चेंजेस हो रहे हैं, या रेस्पिरेटरी कोई चेंजेस हो, उनकी वजह से हार्ट की एक्टिविटी पे किसी भी तरीके से पड़ता है, तो क्या होता है, उसकी रिदम चेंज हो, उस चेंज ऑफ रिदम को ही एरिथमिया। डिफरेंट टाइप ऑफ एरिथमिया होती है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा वर्ड है इस्कीमिया। इस्कीमिया कहते हैं लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट एट पर्टिकुलर टिश्यूज, किसी भी टिश्यू पे, किसी भी ऊतक पे अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है, कारण उसका ये हो सकता है कि परफ्यूजन कम हो, वहाँ ब्लड सप्लाई कम पहुंच रही है, जिसके कारण ही वहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, एक कारण ये, या फिर हमारी डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस हो रहा है उसकी वजह से, या फिर वो ऑर्गन ही हमारा माल फंक्शन हो उसकी वजह से, तो कई और भी कारण हो सकते हैं, बट बेसिकली ये समझना है कि उस एरिया पे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हम लोग हाइपोक्सिया का स्टेट कहते हैं। और इसके साथ साथ उस एरिया में लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो वहाँ पे वो एरिया जो है वो इस्कीमिक कहलाता है, और बाद में वही चीज़ जब इस्कीमिया होती है, इस्कीमिया के नेक्स्ट स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं इन्फाक्शन। इन्फाक्शन जो आपने हार्ट अटैक सुनते हैं इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो इस्कीमिया पहले होती है, बाद में इन्फाक्शन, तो ये इसी स्टेज को डिनोट करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई उस टिश्यू की, इतनी बात समझ। नेक्स्ट रिक्वायर्स करेक्ट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, रिक्वायर्स करेक्ट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। तो ECG मॉनिटरिंग के लिए आपको इलेक्ट्रोड्स सही से लगाने होंगे, उसकी पोजीशनिंग सही से लगानी होगी। इलेक्ट्रोड्स ELECTRODE, इलेक्ट्रोड, रिक्वायर्स करेक्ट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। तो ये इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हम ECG मॉनिटरिंग प्रॉपर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज दूसरा जो इक्विपमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर, PULS, पल्स ऑक्सीमीटर, OXIMETER, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से क्या होता है, मीजर्स ऑक्सीजन सैचुरेशन, मीजर्स ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैपिटल S स्मॉल p और O2, SpO2। सर ऑक्सीजन सैचुरेशन को बताइए। ऑक्सीजन सैचुरेशन, मीजर्स ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा
कैपिटल एस, स्मॉल पी और O2, SpO2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट, नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, INVASIVE, नॉन इन्वेजिव, टिपिकली, कॉमा लगा के लिखिएगा, टिपिकली, TYPICALLY, टिपिकली फिंगर प्रोब, फिंगर प्रोब, PROBE, प्रोब। ठीक है, क्या होता है, फिंगर प्रोब होती है, फिंगर्स में लगाई जाती है पल्स ऑक्सीमीटर, और उससे हमको पल्स पेशेंट की और SpO2 ये दोनों ही पता चलता है। पल्स ऑक्सीमीटर, तो पल्स भी मिलती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी ब्लड के अंदर कितनी है वो पता चलती है। दैट इज व्हाई कॉल्ड पल्स ऑक्सीमीटर, दो चीजें, पल्स और ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट, दूसरा मैंने जो लिखवाया नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव कहते हैं जैसे कोई प्रोसीजर जो हम करते हैं, कोई भी चेकिंग करते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें अगर हम कोई चीज़ बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसमें अंदर डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, फिर कोई जांच कर रहे हैं, तो वो इन्वेजिव मेथड होता है। लेकिन अगर बाहर के ही शरीर के हिस्से से हम कोई जांच कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो नॉन इन्वेजिव है। Means if we are introducing something into our orifice or in oral cavity or nasal cavity, तो that is an invasive procedure. लेकिन अगर बाहर से ही कोई चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। क्लियर? नेक्स्ट, हेल्प्स डिटेक्ट हाइपोक्सिया अर्ली, हेल्प्स डिटेक्ट हाइपोक्सिया अर्ली। अभी मैंने वर्ड बोला था हाइपोक्सिया, दैट इज कॉल्ड लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया, HYPOXIA, हाइपोक्सिया अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, EARLY, अर्ली। मतलब ये हेल्प्स डिटेक्ट हाइपोक्सिया अर्ली, अर्ली जल्दी, EARLY। मतलब क्या है, अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हमें अगर पेशेंट का सेचुरेशन कम हो रहा होता है तो जल्दी से पता चल जाता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन कम हो रहा है, पेशेंट को ऑक्सीजन की डिमांड है, तो हम बाहर से उसको ऑक्सीजन दे करके कम्युनिकेट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीन काम मेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, इसमें लिख लीजिए NIBP, NIBP कैपिटल में लिखिएगा, डैश लगा के लिखिएगा, नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव कॉमा कफ बेस्ड, CUFF कफ बेस्ड, BASED। आपने देखा होगा बीपी नापने का डिवाइस, उसको स्टिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। कफ लगा करके प्रेशर दे करके मर्करी को ऊपर बढ़ाते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं और ये आपकी ब्रैकियल आर्टरी चेक करते हैं। पल्सेशन जो मिलता है साउंड के हिसाब से, फर्स्ट साउंड जो मिलती है दैट इज कॉल्ड सिस्टोल, एंड जो लोवेस्ट साउंड जहाँ पे अंत में जाके खत्म हो रही है दैट इज डायस्टोलिक साउंड। क्लियर? नेक्स्ट इज IBP, ये आपको NIBP बताया, अब IBP दैट इज कॉल्ड इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। NIBP का मतलब नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। IBP क्या क्या लिख लीजिए, इन्वेजिव, INVASIVE, इन्वेजिव आर्टीरियल लाइन, आर्टीरियल ARTERIAL, आर्टीरियल लाइन फॉर कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग, फॉर कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि आर्टीरियल लाइन डाल करके रेगुलर बेसिस पे पेशेंट का BP भी पता चलता है और ऑक्सीजन भी पता चलता है। उसके हिसाब से ही डॉक्टर इमीडिएट बेसिस पे डिसीजन मतलब करेक्ट टाइम पे ले सकते हैं कि अभी तुरंत क्या करना है। ठीक है, और वो एक्यूरेट रीडिंग होती है, दैट इज एन एक्यूरेट। नेक्स्ट, एसेंशियल फॉर क्रिटिकल पेशेंट्स। एसेंशियल फॉर क्रिटिकल पेशेंट्स मतलब ये जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट इज कैप्नोग्राफी, CAPNOGRAPHY, कैप्नोग्राफी। इसमें लिख लीजिए मीजर्स एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड, मीजर्स एंड एंड टाइडल TIDAL, टाइडल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैपिटल E स्मॉल t CO2 EtCO2। ये सब याद रखिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आगे और बताते हैं, यूज्ड इन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स,
ये जो प्रोसेस है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बताने के लिए होता है कि जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसकी मात्रा कितनी है, ज़्यादा है या कम है। उसके बेसिस पे ही डॉक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या प्रोसीजर करना है या क्या और मैनेजमेंट उसके हिसाब से प्लान करना है। ठीक है, ये किस में यूज होता है, लिख लीजिए, यूज्ड इन इंट्यूबेटेड पेशेंट, यूज्ड इन इंट्यूबेटेड, INTUBATED इंट्यूबेटेड पेशेंट्स, मतलब जिन पेशेंट को एंडोट्रैकियल ट्यूब पड़ी होती है। एंडोट्रैकियल ट्यूब जानते हैं, नहीं जानते? एक ट्यूब होती है उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। वो मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए यूज की जाती है। जब पेशेंट अपने आप से सांस नहीं ले पा रहा होता है तो उस ट्यूब को लैरिंक्स के थ्रू ट्रकिया में डालते हैं और बेस ट्रकिया के मिड पार्ट तक रहता है, बाकी आप बाहर से मुंह से कनेक्ट करके पेशेंट को वेंटिलेट भी कर सकते हैं या फिर उसको वेंटिलेटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैकेनिकल या मैनुअल वेंटिलेशन के सपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, डिटेक्ट्स हाइपोवेंटिलेशन, डिटेक्ट्स हाइपोवेंटिलेशन एंड डिस्कनेक्शन, डिटेक्ट्स हाइपोवेंटिलेशन, HYPOVENTILATION, hypoventilation and disconnection, DISCONNECTION। ये इस चीज़ के लिए है कि पेशेंट अगर कम सांस ले रहा है, हल्की सांस ले, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसकी चेंज हो सकती है। ठीक है, और डिस्कनेक्शन, हट गया है उसका लाइन, तो भी उससे तुरंत पता चल जाएगा कि CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो उस हिसाब से तुरंत आप एक्शन ले सकते हैं। तो जब सर्जरी हो रही होती है तो ये CO2 जरूर लगा। टेम्परेचर मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग में लिख लीजिए, मॉनिटर्स कोर एंड सरफेस टेम्परेचर, मॉनिटर्स कोर एंड सरफेस टेम्परेचर। नेक्स्ट, डिवाइसेस में लिख लीजिएगा, इसोफेगियल, कॉमा tympanic और कॉमा स्किन प्रॉप्स, इसोफेगियल, tympanic, कॉमा स्किन प्रॉप्स। एंड थर्ड इज प्रिवेंट्स पेरीऑपरेटिव, प्रिवेंट्स पेरीऑपरेटिव, PERIOPERATIVE, पेरीऑपरेटिव हाइपोथर्मिया, प्रिवेंट्स पेरीऑपरेटिव हाइपोथर्मिया। ये क्या होता है, जब भी पेशेंट का जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो ऑपरेशन की 3 अवस्थाएं होती हैं। सर्जरी इज हैविंग ऑन 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज प्री ऑपरेटिव, पेरी ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। मीन्स ऑपरेशन से पहले की अवस्था प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन के दौरान पेरी ऑपरेटिव और ऑपरेशन हो जाने के बाद की अवस्था पोस्ट ऑपरेटिव। याद रहेगा, प्री, पेरी एंड पोस्ट। ठीक, तो इन तीनों ही स्टेज में टेम्परेचर की मॉनिटरिंग मस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, ये इसलिए होती है कि पेशेंट का टेम्परेचर कम ना हो जाए, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है और कम है तो भी दिक्कत होगा। तो दोनों ही कंडीशंस में उसका असेसमेंट होता रहता है कि हाँ क्या स्टेज है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है एडवांस्ड मॉनिटरिंग, एडवांस्ड मॉनिटरिंग, इसमें लिख लीजिएगा CVP, CVP, C कैपिटल में लिखिएगा, CVP, आगे लिख लीजिएगा इसमें सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट इज ABG, ABG, ABG लिखिए और उसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, आर्टीरियल, ABG लिखिए, उसके डैश लगा लिखिए, आर्टीरियल, ARTERIAL, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालाइजर्स, ANALYZERS। तो ये 2 चीज़ें, और एक और चीज़ होता है BIS, लिखिए, बाईस्पेक्ट्रल इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स फॉर एनेस्थीसिया डेप्थ, एनेस्थीसिया डेप्थ। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहला चीज़ जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है उसकी सेंट्रल लाइन नेक में डाली जाती है, इसको इंटरनल जुगुलर होता है यहाँ पे गर्दन में,
वेन होती है, इंटरनल जुगुलर में डालते हैं और उससे पेशेंट की जो वेनस प्रेशर होता है उसकी मॉनिटरिंग होती है। एक तो ये काम, दूसरा उसी के थ्रू हम बाकी जो फ्लूइड्स और जो भी मेडिकेशंस हैं वो भी उससे दे सकते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल जो लाइन्स हैं अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो सेंट्रल लाइन से मॉनिटरिंग किया जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है अगर कोई इंपॉर्टेंट केस है तो फिर सेंट्रल लाइन डाल के ही केस करता है। दूसरी चीज़ एबीजी होता है, उसको बोलते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस एनालाइजर। तो आर्टीरियल ब्लड मतलब जो आर्टरी में हमारे ब्लड बह रहा है उसमें गैसेस की स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की स्टेट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट क्या है, उसका पता लगाया जाता है। वो भी उसका स्पेशली प्रेशर पता करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड PaO2 एंड PaCO2 और अदर चीज़ें भी उसमें और मिलती हैं, उन चीज़ों का असेसमेंट होता है। उसके बेसिस पे ही हम अगला स्टेप प्लान करते हैं कि हमें क्या। इसके साथ साथ बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स फॉर एनेस्थीसिया डेप्थ, इससे हम एनेस्थीसिया कितना दिया है, उसकी कितनी प्रोपोर्शन गई है, पेशेंट का अपना स्टेट क्या है, क्योंकि एनेस्थीसिया ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान होगा, कम होगा तो पेशेंट अवेक हो सकता है, जग सकता है, सर्जरी में मुश्किल कर सकता है, तो उनका भी असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे। नहीं, वो टाइट्रेशन बॉडी वेट के हिसाब से होता है, पेशेंट का बॉडी वेट के हिसाब से ही सारा कैलकुलेशन होता है। बॉडी वेट और टाइप ऑफ सर्जरी और टाइम ऑफ सर्जरी, ये तीनों चीज़ें असेसमेंट होती हैं। और कुछ पेशेंट्स में ठीक है बुकिश है कि इतना इतना देना है, लेकिन फिर भी अगर नीड पड़ती है तो एक्सेस डोज भी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स पे उसके इफेक्ट्स कम और ज़्यादा अब कंडीशंस के बेसिस पे भी हो सकते हैं, सीवियरिटी बेसिस पे भी हो सकते हैं, कई एस्पेक्ट्स होते हैं, तो एक चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, बट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उतने पे ही चलना होता है। नेक्स्ट डिवाइस है, उसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर DEFIBRILLATOR, डिफिब्रिलेटर DEFIBRILLATOR। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इमरजेंसी इक्विपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा जिससे डीसी शॉक दिया जाता है पेशेंट को, तो ये फिब्रिलेशन के लिए कि जब कभी रिदम एरिथमिक होती है और फिब्रिलेशन बहुत ज़्यादा होता है तब भी देते हैं। और अगर रिदम को साइनस, मेनली इसका रोल रिदम्स को साइनस रिदम में लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये बात जानिएगा, ठीक है। इसको मेंशन कर लीजिए। यूज्ड ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, यूज्ड ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, यूज्ड ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, जब दिल रुक जाता है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर रिदम इरेगुलर है तब भी यूज करते हैं। यूज्ड ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट, ओटी टेक्नीशियन मस्ट नो ऑपरेशन। ओटी टेक्नीशियंस मस्ट नो ऑपरेशन, मतलब इसको चलाने का तरीका और विधि भी ओटी टेक्नीशियंस को पूरी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस, फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो इसको देने के लिए जो प्रिकॉशंस है सेफ्टी के, वो भी, क्योंकि आप इसको देते वक्त क्या होता है पेशेंट को जर्क लगता है, तो ऐसा ना हो कि आप उसके कांटेक्ट में हो तो जर्क आपको भी लग सकता है। सो इसके लिए जब आप प्रोसीजर करते हैं तो एक फाइनली बाद में जब शॉक डूल उसका सेट कर लेते हैं, जब शॉक डिलीवर करना होता है तो कहते हैं अवे फ्रॉम द पेशेंट, अवे फ्रॉम द पेशेंट, अवे फ्रॉम द पेशेंट, एवरीबॉडी, सब लोगों को उस पेशेंट से थोड़ा दूर हो जाना होता है। और जो दे रहा होता है वो भी दूर देते वक्त अपने भी दूर रहेगा, और अटैच करने के बाद जो जर्क मिलता है वो दिखता है। फिर नेक्स्ट CPR फिर स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है डिवाइस है उसको बोलते हैं सक्शन एपरेटस, लिख लीजिए। ये तो आपको बताया डिफिब्रिलेशन। अब नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है उसका नाम है सक्शन एपरेटस, SUCTION, सक्शन एपरेटस, APPARATUS। ये एक्चुअली सक्शन एपरेटस का जो रोल होता है, जो जितना भी सिक्रीशन है, चाहे लेजर रूट में हो चाहे ओरल रूट में हो, वहाँ से सिक्रीशंस को निकालना काम होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं सक्शन एपरेटस। क्योंकि पेशेंट उस समय कॉन्शियस नहीं होता है तो उस स्टेज में पेशेंट की उन सिक्रीशंस को बाहर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। या मान लीजिए ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लड को भी बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अंदर रहेगा, लंग्स की तरफ जाता है या कहीं, तो फिर वो नुकसान कर सकता है या सांस लेने में मुश्किल कर सकता है, तो इसलिए उसको रिमूव करना सिक्रीशंस को, या कोई और भी लिक्विड अगर पार्ट है जो उस जगह पे नहीं रिक्वायर्ड है तो उसको हटाने के लिए सक्शन एपरेटस यूज करते हैं। इसमें लिख लीजिए, रिमूव सिक्रीशन एंड ब्लड, रिमूव सिक्रीशंस एंड ब्लड
maintains airway patency, maintains airway patency. Next is essential during surgery, essential during surgery. तो ये कुल मिला के सिक्रीशंस को और ब्लड को रिमूव करते हैं, इसके द्वारा जो सांस का रास्ता है उसको खुला रखते हैं, पेटेंट रखते हैं, और एसेंशियल ड्यूरिंग सर्जरी, इस किसी भी सर्जरी के दौरान इसकी हमेशा आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट, ओटी टेक्नीशियंस के रोल क्या है? ओटी टेक्नीशियंस रोल इसमें लिख लीजिए, सेटअप एंड कैलिब्रेट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, सेटअप एंड कैलिब्रेट, मशीन्स को कैलिब्रेट भी करना होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम, विद इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स अपनी डिवाइसेस को कैलिब्रेट भी करना होता है। सेटअप एंड कैलिब्रेट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट, असिस्ट एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन, असिस्ट एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन। नेक्स्ट, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी थ्रू आउट द प्रोसीजर, थ्रू आउट प्रोसीजर। मतलब क्या हुआ? असिस्ट एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन, आपके जो एनेस्थेटिस्ट हैं, जो बेहोशी देने वाले डॉक्टर हैं उनको, और जो आपका सर्जन सर्जरी कर रहा है, दो लोग उसमें होते हैं, मेन एनेस्थेटिस्ट और सर्जन होता है, ये सबको पता है। तो दोनों को आपको सपोर्ट करना है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हो टाइम टू टाइम उनको अवेलेबल करानी है। जो क्राइसिस या कंटिजेंसी क्रिएट हो रही है उस टाइम पे भी आपको बहुत अलर्ट, अवेक और क्विक रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और जो कंडीशन क्रिएट हो रही है उस कंडीशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझते हुए पहले से चीज़ों को बैकअप में रखना होगा, ताकि इमरजेंसी पड़े तो हम तुरंत उसको दे सकें और उसको हेल्प कर सकें, ताकि उस कंडीशन से हम ओवरकम कर सकें। और पेशेंट की सेफ्टी थ्रू आउट प्रोसीजर हम ध्यान रखें। नेक्स्ट, कॉमन एरर्स एंड प्रिकॉशंस क्या होते हैं? कॉमन एरर्स एंड प्रिकॉशंस मतलब क्या त्रुटियां हो सकती हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखने होंगे वो मेंशन करते हैं। कॉमन एरर्स एंड प्रिकॉशंस, मिसप्लेसमेंट ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोड्स, मिसप्लेसमेंट ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग है कॉमन एरर्स एंड प्रिकॉशंस, इसमें मेंशन कर लीजिए मिसप्लेसमेंट ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोड्स, देखिए। नेक्स्ट, इनकरेक्ट बीपी कफ साइज, इनकरेक्ट बीपी कफ साइज। नेक्स्ट, कैलिब्रेशन एंड कनेक्शन एरर्स, कैलिब्रेशन एंड कनेक्शन एरर्स। नेक्स्ट, continuous vigilance is essential, continuous vigilance is essential means इन चारों चीज़ों को हम समझा भी दे रहे हैं आपको। पहला पॉइंट है मिसप्लेसमेंट ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोड्स। जब कभी जल्दी में आप प्रोसीजर कर रहे होते हैं, कोई ऐसा मिस्टेक ना हो कि किसी तरफ आपको जो इलेक्ट्रोड लगाने थे ईसीजी के, इस तरफ का उस तरफ या उस तरफ का इस तरफ, ये चीज़ें गलती नहीं हो। सबके प्लेसमेंट प्रॉपर होने चाहिए, कौन से राइट साइड, कौन सा लेफ्ट साइड, कौन सा चेस्ट लीड जो लगती है वो भी सिस्टमेटिक प्लान में सही से लगनी चाहिए, ताकि आपको फाइंडिंग्स सही हो। ऐसा ना हो कि जब इम्पोर्टेंट टाइम आया तो आपकी चीज़ें आपको सही से फाइंडिंग्स नहीं मिल रही है। नेक्स्ट 2 मिनट पूरा तो हो जाता है। इनकरेक्ट बीपी कफ साइज, जो बीपी कफ है उसका साइज इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। साइज एडजस्टमेंट एडल्ट के हिसाब से एडल्ट में, और पीडियाट्रिक्स में पीडियाट्रिक्स में, और न्यूनेट्स में न्यूनेट्स के हिसाब से होना चाहिए। फिर कैलिब्रेशन एंड कनेक्शन एरर्स, आप मशीन्स को अपने प्रॉपरली कैलिब्रेट करके रखेंगे और कनेक्शंस भी देखेंगे कि सही से आपके अटैच हैं कि नहीं। मान लो हमारी किसी गलती से कनेक्शन प्रॉपर ना हमारा जुड़ा रहे या हट जाए या कहीं से लूज हो जाए, तो हमें वो चीज़ की फाइंडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन अभी इमीडिएट जरूरत पड़ गया, हमने जैसे वो देखा उसमें तो फाइंडिंग आएगी ना, तो उससे क्या होगा कि हमारा उस समय जो बैकअप प्लान था वो हैम्पर हो सकता है। फिर हमें मैनुअली सोच करके या फिर उसको अटैच करके फिर से काम करना पड़ेगा। तो ये अलर्ट रहना है कि हमारे कनेक्शंस भी प्रॉपर रहें। कॉन्टिन्यूअस विजिलेंस इज एसेंशियल, मतलब जागरूक रहना है पूरे केस के दौरान, एक्टिव रहना, अलर्ट रहना, प्रॉम्प्ट रहना, और देखते रहना है कि हमारी चीज़ें कोई गलती ना हो, कमी ना रह जाए, जिससे कोई मुश्किल पड़ जाए। विजिलेंट रहना ओटी टेक्नीशियन की जिम्मेदारी होती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, हर हाल में।
नेक्स्ट समरी क्या है, मैं समझा दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं। मॉनिटरिंग इज वाइटल फॉर पेशेंट सेफ्टी, पहली चीज। ओटी टेक्नीशियंस मस्ट मास्टर इक्विपमेंट यूज, ओटी टेक्नीशियन को अपने इक्विपमेंट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल आना चाहिए, पता होना चाहिए। एंड बी प्रोएक्टिव एंड अटेंटिव ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, और प्रॉपर अटेंटिव रहें, मतलब जागरूक रहें, ध्यान रखें पूरे प्रोसीजर के दौरान। तो ये आपके केस में, ओटी के केस में इंपॉर्टेंट है आंसर, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू।